मेरे 30 त्योहार वो हैं जो नौकरी लगने पे बनते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर होने पे बनते हैं, है ना। बाकी सब तो हवा है, समझ रहे हो। चलो खैर, ये सब चलता रहेगा जीवन में और समझते हैं कहानी क्या है। हाँ, मैं एक वीडियो में बताऊंगी यूट्यूब पे भी DPSB के सिलेबस के बारे में, डोंट वरी। देखिएगा, कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सबको पढ़ना है। चाहे आप DPSB दे करके देने जा रहे हो, चाहे आप कोहलबर्ग का DPSB के लिए मैं एक अलग से प्लान बनाऊंगी, बता दूंगी आपको, आप टेंशन ना लो। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। अब ये थियरी पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट, पियाजे ने एक मॉरल डेवलपमेंट का एक कंक्लूजन, एक थियरी निकाली थी, मतलब बनाई थी, काम किया था उस पर, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट ये थियरी उस थियरी से इंस्पायर्ड है। अब कभी भी आपको ये नहीं मानना है कि ये थियरी कॉपीड है पियाजे की थियरी से। ये आपको एग्जामिनर थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए यूज कर सकता है किसी ऑप्शन में। इट इज इंस्पायर्ड बाय पियाजेस थियरी। ये भी नहीं है कि आप ये नकार दें कि नहीं इंस्पायर्ड नहीं है, इंस्पायर्ड है, बट इट इज नॉट, या बेस्ड है उस थियरी पे, कॉपी नहीं है, ये थियरी अलग है उससे। पियाजे की थियरी जनरली आपसे पूछी नहीं जाती है पेपर में, बट उन्होंने भी मॉरल डेवलपमेंट पे, नैतिक विकास पे भी थियरी दी थी, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दी है। उन्होंने बहुत काम किया, फिलॉसफी में भी काम किया। वो तो हम उनका वो वाला काम पढ़ते हैं ना, जो सबसे प्रीमियम काम है, मतलब जो सबसे ज्यादा अहम या एमिनेंट रोल प्ले हुआ, समझ रहे हो। हाँ, हो जाएगा विष्णु विष्णु। तो अगर हम देखें यहाँ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, तो मॉरल डेवलपमेंट होता क्या? पहला सवाल आपके मन में ये आता है जब भी आप मॉरल डेवलपमेंट की थियरी पढ़ने जाते हैं। देखिए, आपने मॉरल वैल्यूज सुना होगा बचपन में, नैतिक शिक्षा की एक किताब आती थी हमारे समय पे, आजकल वो वैल्यू एजुकेशन के नाम से आती है ना। मॉरलिटी यानी नैतिकता, मॉरलिटी यानी नैतिकता, ठीक है, नैतिकता। क्या है मॉरलिटी? मॉरलिटी सिद्धांत है, समझ है सही और गलत की, कि भाई राइट और रॉन्ग क्या है ना। कि भाई दान पुण्य करना, किसी की मदद करना अच्छी बात है ना, किसी को पीछे खींचना बुरी बात है, झूठ बोलना गलत बात है, सच बोलना सही बात है, अच्छी बात है। तो मॉरलिटी सही और गलत के सिद्धांतों के बारे में है, सही और गलत की समझ के बारे में है। और ये जो विकास का प्रकार है आपका, PCSE पढ़ते हैं ना हम, तो इसमें जो सोशल डेवलपमेंट है, ये सोशल डेवलपमेंट का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। क्योंकि समाज में सही और गलत की जरूरत पड़ती है, जंगल में नहीं पड़ती। वहां नेचर के अपने प्री डिसाइडेड लॉ हैं। शेर के सामने अगर शेर के पीछे, अगर शेर बकरी के पीछे भागेगा, हिरन के पीछे भागेगा तो खा जाएगा। दिस इज देयर मॉरलिटी, सिंपल, नेचर ऐसे ही चलता है। मुझे और आपको देख करके, हमारी दोस्त हैं, मैं भी गई थी अभी पिछले साल सफारी पे, जंगल सफारी, तो रणथंबोर गई थी मैं, बट वो मसाई मारा गई थी पिछले से पिछले साल। तो उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भेजे जिसमें वो जो हिरन है उसको चेज किया जा रहा है उसके द्वारा, टाइगर के द्वारा। अब वो देखते हुए एक तरफ से तो लगता है कि हाँ, टाइग्रेस जो है उसके बच्चे भूखे थे 3 दिन से, और वो उसका वेट तक लूज हो रखा था क्योंकि खाना नहीं मिला, और वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए उस हिरन का शिकार करती है। और अगर आप दूसरे एंगल से देखें, हिरन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसकी तो जान चली गई, वो पूरी कोशिश कर रहा था बचने के लिए। तो जंगल का सही गलत अलग हो सकता है, समाज के लिए उनको नहीं है मॉरलिटी की किताब पढ़ने की जरूरत, उनको नहीं है नैतिक सिद्धांतों की जरूरत कि भाई रिश्वत मत लो, झूठ मत बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, अन्याय मत करो। ये सब की जरूरत जंगल में नहीं पड़ती है, सोसाइटी में पड़ती है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्शियसनेस है जिसके आधार पर हम काम कर सकते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट। कुल मिलाकर के बात ये आती है, जंगल के अपने नियम हैं, समझ रहे हो। तो जब कहा जाता है कि नहीं भाई प्रकृति ही ऐसी है, वो है, तो ह्यूमंस थोड़े डेवलप्ड हैं। हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, किसकी? समावेशन की बात करते हैं, समझ रहे हो बात को। चलिए खैर, मॉरलिटी राइट और रॉन्ग की समझ के बारे में है। मॉरल रीजनिंग क्या होती है? अब मॉरलिटी या मॉरल डेवलपमेंट पे थियरी दी है कि नैतिक विकास होता कैसे है, तो इन्होंने कहा 6 चरणों में होता है। 6 PCSE की फुल फॉर्म कहां है? पहली क्लास भी मिस कर दी मनीषा। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, 4 प्रकार हैं डेवलपमेंट के, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, हाँ कोई बात नहीं, अधिबा होता है भाई। किसी के लिए अभी आपने देखा कि स्मृति मंदाना का जो है शादी होने वाली थी और वो कॉल ऑफ हो गई बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, बट जैसा कि सोशल मीडिया पे चीज़ें फैली हुई हैं और काफ़ी स्ट्रांग इस बात का अंदेशा है सभी को कि बिकॉज ऑफ चीटिंग। तो हो सकता है किसी के लिए चीटिंग नॉर्मल भी हो, लोग शादियों में चीटिंग करते हैं, लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, फिर भी किसी के लिए बिल्कुल नॉर्मल ना हो तो वो तोड़ दे इस बात पे रिश्ता। तो
ये जो बात है ये रीजनिंग की है कि कौन किस चीज का तर्क कैसे देता है, समझ रहे हो। तो मॉरल रीजनिंग की यानी नैतिक तर्क की जब हम बात करते हैं, नैतिक तर्क की जब हम बात करते हैं तो नैतिक तर्क क्या है। देखिए मॉरलिटी क्या है, सही और गलत की समझ, ये डेवलप कैसे होती है उसको हम पढ़ने वाले हैं, स्टेजेस में होती है, एज के हिसाब से आपकी मेच्योरिटी जैसी होती है वैसी आप रीजनिंग देते हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि मॉरल डेवलपमेंट आपका होता किसके माध्यम से, तो मॉरल रीजनिंग के माध्यम से, है ना। रीजनिंग क्या है आपको पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। रीजनिंग का मतलब है थिंकिंग, एक तरह की कि आप तर्क दे रहे हैं, एक सोच है ना, आप तर्क दे रहे हैं। तो ये जो रीजनिंग है, ये जो तर्क है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका डिसीजन कैसा होगा। आप लेफ्ट जाएंगे यानी राइट जाएंगे या रॉन्ग जाएंगे, इट डिपेंड्स। डिपेंड्स मतलब रीजन पे डिपेंड करेगा कि एक 17 साल के बच्चे को लगता है कि प्यार से पेट भर जाएगा, तो वो क्या करता है, वो घर वाले भी इधर हो जाएं, दुनिया इधर हो जाए। मैं देखती हूँ प्रियंका, इस पे मैं बहुत सीरियसली ही कुछ कराती हूँ, डोंट वरी, है ना। हाँ ठीक है प्रियंका, ये मैं हिस्ट्री वाला एसएसटी वाला इशू आपका रिजॉल्व कराती हूँ कल ही एक बार टीम के साथ बात करके, डोंट वरी। हम देख रहे हैं, इस बात पे ध्यान है हमारा। मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क, इतने आप नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी समय उतना है भी नहीं, समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लिमिटेड समय है, तो की नोट्स आपको एनसीईआरटी के प्रॉपर दिए हुए हैं। तो मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क, तो ये डिपेंड करेगा कि एक 17 साल के व्यक्ति के लिए हो सकता है घर वालों से भाग जाना, दुनिया को छोड़ देना प्यार के लिए सही हो, एक 27 साल के व्यक्ति के लिए सही हो जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये जो है तर्क अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है, इससे हमें ये पता चलता है। क्यों, क्योंकि हमारी कॉग्निटिव मेच्योरिटी अलग होती है। कॉग्निटिव मेच्योरिटी क्या है, दिमागी परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, जो पियाजे की थियरी में कही गई है बात के स्टेजेस के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग का विकास, मतलब दिमाग की मेच्योरिटी बढ़ रही है अलग अलग स्टेज में। तो उस कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड होता है आपका मॉरल रीजनिंग, ठीक है, उस कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड होता है मॉरल रीजनिंग। ये जो कॉग्निटिव मेच्योरिटी है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है, कॉग्निटिव मेच्योरिटी है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है, कि किसका दिमाग कितना परिपक्व हुआ है सोचने समझने के स्तर पे, इस पे डिपेंड करेगी मॉरल मेच्योरिटी। क्या करेगी, मॉरल मेच्योरिटी या मॉरल रीजनिंग। अगर मॉरल मेच्योरिटी भी क्या है, रीजनिंग, आपकी आपका दिमाग कैसे तर्क देगा, आपको कैसी रीजनिंग देगा, ये डिपेंड करेगा आपका दिमाग विकसित कैसे कितना हुआ है। मॉरल रीजनिंग, ठीक, यानी नैतिक तर्क या नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा या तर्क भी आप कह सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि अलग अलग स्टेजेस में ये रीजनिंग अलग अलग होती है, और इस रीजनिंग पे डिपेंड करता है कि आपके मॉरल डिसीजंस कैसे होंगे, आप निर्णय क्या लेंगे, आप सही और गलत। एक आतंकवादी या एक ब्रेन वॉश्ड व्यक्ति जिसको जो है ये कह करके, जो कसाब को, अजमल कसाब को अगर इंडिया में लाया जाता है, उसके लिए तो वो चीज सही लग रही है ना उसे, जब वो कर रहा है तो। जबकि और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग अल्लाह के नाम पे फलाना ढिमका जो भी इनको गलत तरीके से, जबकि कोई भी धर्म या कोई भी ईश्वर, कोई भी गॉड ये तो नहीं कहेगा कि ह्यूमंस को मार दो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत नेकी का काम कर रहे हो आप, है ना। वो भी वो लोग जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जो आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, है ना। तो या कहीं अशांति फैलाओ, ये कोई बहुत अच्छी बात है। तो कॉग्निटिव मेच्योरिटी जब हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक परिपक्वता पे डिपेंड करेगी मॉरल रीजनिंग, और मॉरल रीजनिंग पे डिपेंड करेगा आपका डिसीजन। तो मॉरल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो मॉरल रीजनिंग के माध्यम से होती है, हम ये बात यहाँ समझ सकते हैं। चलिए खैर, तो नैतिक तर्क, हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें एक तर्क शामिल होता है कि आपको, मान लीजिए विराट कोहली ने सोचा लंदन रहना है, तो एक तर्क उसमें शामिल होगा कि भाई AQI वहाँ अच्छा है ना, प्राइवेसी मिल पाएगी, प्राइवेसी होगी कि भाई रोड पे घूम पाएंगे, ठीक है ना, वॉट एवर, वो उनके अपने तर्क होंगे, हमें क्या पता। तो लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले व्यक्ति क्या है, तर्क देता है। बात सही है। आपसे मिलने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 130 प्लस ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मॉरल डिलेमा की मेल कर देना, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी,
मॉरल डिलेमा की जब हम बात करते हैं, नैतिक दुविधा की जब हम बात करते हैं, नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा, अभी हमने मॉरल रीजनिंग को समझा कि जो तर्क हम दे रहे हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस यूज हो रही है मॉरल डिसीजन लेने में, वो मॉरल रीजनिंग है। डिलेमा क्या है? ये दूसरा टर्म है। नैतिक दुविधा, जैसा कि नाम से समझ, दुविधा किसको कहते हैं हम? जब आप डिलेमा में हैं, दुविधा में हैं, जैसे आप उनको देखते हैं, पितामह भीष्म को देखते हैं महाभारत में, तो वो दुविधा में है कि द्रौपदी को बचाएं नहीं बचाएं, इनको सिक्योर कर रहे हैं, ये करें कि वो करें। या जो अर्जुन का कैरेक्टर है, अगर जो लोग सही वो नहीं विश्वास करते हैं बट एक स्टोरी की तरह भी अगर देखते हैं, तो उनको पता है कि जब हम महाभारत देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो जो अर्जुन का किरदार है, या अर्जुन जहां पे खड़े हुए हैं वहां से वो बहुत दुविधा में है कि यार ये तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मारूं, है ना, इनके खिलाफ कैसे युद्ध करूं, क्यों युद्ध करूं, युद्ध में इतने लोग जो है मारे जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये दुविधा है कि ऐसे एक दो रास्ते हैं, दोनों बहुत मुश्किल है किसी एक तरफ जाना, बीच में आप खड़े हुए हैं, तो आप दुविधा में, ये जो बीच है जहां से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में है, मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि दोनों ही साइड खतरनाक है। नहीं, सीटेड वालों के लिए, डी प्लस वालों के लिए तो सिलेक्शन लेंगे, मेल करेंगे, तो बिल्कुल आपके साथ बैठ करके हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जितनी बेहतर रैंक हो सके उतनी बेहतर आप ले आए। तो ये कहानी है, बात सही है? हाँ वैष्णवी, बिल्कुल कंफ्यूजन है एक तरह की, और कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन है। ये नहीं कि ये खाऊं कि ये पहनूं, पिंक कलर पहनूं कि रेड कलर पहनूं, ये वाली कंफ्यूजन नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन है, जटिल है, नॉट इजी। तो जब मॉरल डिलेमा की हम बात कर रहे हैं, नैतिक दुविधा की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा डिसीजन लें, किस तरफ जाएं, बीच में अटके हुए हैं कि एक तरफ आपके पिताजी हैं, एक तरफ आपका भाई है, किसको बचाएं? एक तरफ आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, एक तरफ आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बचाना है, तो किसको बचाओगे? नहीं, मेरा कोई सिलेबस डिले नहीं है सौरभ, एकदम परफेक्ट चल रहा है, ये मैं मान ही नहीं सकती। टाइम आपका कम मिल रहा है पेपर में, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सिलेबस डिले है, समझ रहे हो? प्रॉपर क्लासेस हुई हैं, बहुत क्लासेस हुई हैं, छुट्टी लेने के बावजूद इनफ क्लासेस हुई हैं। हाँ, कि आप किस रास्ते जाएं, ये दुविधा है। तो ऐसी ही कई सारी दुविधाएं कोहलबर्ग, जिन्होंने ये थियोरी दी है, उन्होंने कुछ एक ग्रुप के सामने, बच्चों का एक ग्रुप है, अलग अलग उम्र के लोग हैं उसमें, 17-18 साल तक, और उसके सामने प्रस्तुत किया है, की हैं ऐसी कई सारी दुविधाएं कहानियों के माध्यम से। और ये जो डिस्कशन है, इससे बच्चे का नैतिक विकास होगा, कि चर्चा हो जब क्लास में, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसी कई सारी दुविधाएं दी हैं, जिसमें से एक फेमस दुविधा है जिसको हम हाइंस डिलेमा कहते हैं, यानी हिंज की दुविधा। एक फेमस दुविधा है हिंज की दुविधा। हाइंज एक व्यक्ति है, हिंदी में हिंज कह देते हैं हम। हाइंज एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ जो है बहुत टर्मिनली इल है, बहुत ही खराब स्थिति में है, बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। और अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने, अब तो हाइंज क्या करते हैं, अपना डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी करता है व्यक्ति एक नॉर्मल, आपके परिवार में भी कोई बीमार होगा, आप भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जवाब दे देते हैं सब जगह से, कि कोई उनको बताता है कि फलानी एक जगह है, वहां पे इस बीमारी की दवाई मिल जाएगी, जो ये जानलेवा बीमारी हुई है तुम्हारी वाइफ को, और वो इलाज हो जाएगा। तो वो उस केमिस्ट के पास, उस मेडिकल स्टोर पे जाता है कि भाई तुम्हारे पास दवा है, सुना है, तुम दवा दे दो, मेरी बीवी की जान बच जाएगी। वो कहता है कि मैं दवा जो है दे दूंगा, लेकिन ये 10 रुपए अगर मुझे ये बनाने में लगे हैं, 10 रुपए की दवा अगर एक्चुअल में है, तो मैं दूंगा ये 1000 रुपए में, है ना, यानी 100x एक्स्ट्रा में। 10 रुपए की चीज है तो मैं 1000 में दूंगा, मेरी मर्जी। ये कह रहा क्यों कर रहे हो? कि मेरी मर्जी। कि क्यों? क्योंकि सिंपल है कि मैंने दवाई बनाई है, अब मेरे को इस पर लेवरेज चाहिए, मेरे को इस पर पैसा बनाना है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाइंस कहता है यार दे दो प्लीज। यार नहीं, हाइंस जितने पैसे उसके पास होते हैं जुटा सकता है, संपत्ति बेच के, ये करके वो करके, वट एवर, जो भी, मैं थोड़ा एग्जेजरेट कर रही हूँ, बट जो भी वो करके, जो भी उसकी क्षमता में होता है वो करता है। आसपास अपने दोस्तों से मांगता है, जो भी वो कर सकता है वो करता है, और फिर उसके बाद भी वो 1000 रुपए नहीं जुटा पाता, शायद 100 रुपए ही वो जुटा पाता है। हाँ याद होगा नेहा, जिन्होंने सीटेट के टाइम पे पढ़ा है, पढ़ना ही होता है, ठीक। भूत यमराज एकदम तैयार हैं हाइंस की वाइफ को ले जाने के लिए, तो हाइंस कोशिश कर रहा है, नहीं बचा लेता हूँ, वो सावित्री की तरह, ठीक है ना। हाँ, कितना जालिम था स्टोर वाला, मंतशा कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होता है लाइफ में, लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, या कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। भाई आप बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, आप एक सोल्जर हैं, ये थोड़ी कहेंगे मैं गोली क्यों चलाऊं, गोली नहीं चला सकता, बेचारा सामने वाला मर जाएगा, नहीं तो वो आपको मार देगा। तभी तो हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस में तो इस तरह की चीजें भी माफ हो जाती हैं कई बार।
तो अगर हम 1000 रुपए की बात कर रहे हैं तो वो 100 रुपए जुटा पाता है, कोशिश करता है जितना उससे हो पाता है, दवा के आधे या जितने भी हैं वो पैसे जुटा पाता जाता है कि ये ले लो यार बाकी बाद में दे दूंगा। वो कहता है नहीं नहीं पैसे तो पूरे चाहिए। अब वो कुछ भी कर लिया उसने तो पैसे तो पूरे हो नहीं पा रहे और वो अपनी जिद से हट नहीं रहा, और जो वो कर रहा है वो भी उसको लग रहा है कि यार ये सही बात थोड़ी है ना। वो केमिस्ट है एक तरह से, ये मान लो आप, एक मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति है ना। डॉक्टर कैसे बन गया, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूं। अब क्या होता है यहाँ पे कि अब हाइंस के पास दो रास्ते हैं कि या तो अपनी वाइफ को वो मरने दे क्योंकि इसके अलावा कहीं और दवा मिलेगी नहीं। दो रास्ते मतलब दुविधा। तो लेट हिज वाइफ डाई, ये वो कर सकता है कि वो मरने दे अपनी वाइफ को, जैसी स्थिति है जितने दिन चलेगी चल जाएगी। अब किसी को कैंसर हो जाए, पैसा बिल्कुल नहीं है और महंगी दवाई से ही बचेगा तो क्या करेगा व्यक्ति, या तो ये, या फिर दूसरा रास्ता ये कि वो चोरी करे और जाकर के उस केमिस्ट की शॉप से जो है ले आए दवा और अपनी वाइफ की जान बचा ले। तो सोचो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। हाँ रमनजोत, कोई किसी का नहीं होता, सब अपना बेनिफिट देखते हैं, बात सही है, लेकिन काफी लोग मिल जाएंगे आपको। सिचुएशन थोड़ा रेयर है लेकिन मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए जैसा कोई नहीं होता वैसे आप बन पाए, क्या सिचुएशन आए तो आप समझ लें उस सिचुएशन में। कोविड में ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली वैष्णवी। तो जितना आपके बस में हो आप कर पाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि हम जैसे ही विंडो के उस साइड जाते हैं तो हमें दुनिया अलग दिखती है, इस साइड होते हैं तो हम अलग तरह से सोचने लगते हैं। तो चोरी कर लेती सुरभि कह रही हैं। हाँ तो यही किया हाइंस ने सुरभि की बात मान करके। हाइंस गए, उन्होंने ग्लास ब्रेक किया और चोरी कर ली। अब हाइंस का कोई भी रीजन हो सकता है कि यार ये भी तो गलत कर रहा था, या मैं जेल चला जाऊंगा इसके बाद, सरेंडर कर देंगे, वट एवर। वो केसेस आपने सुने ना जो इसके होते हैं कई सारे ऑनर किलिंग के, हरियाणा में तो बहुत मतलब काफी केसेस आते हैं, मूवी भी बनी है NH10। तो उसमें फिर कि घर वालों ने मार दिया अपनी ही बच्ची को और फिर पिताजी चले गए सरेंडर करने जेल में कि जी मैंने मार दिया क्योंकि ये तो किसी और कास्ट में जो है शादी कर रही थी। समझ रहे हो। तो ये उनकी मॉरलिटी है, उनका सही और गलत है, उनकी अपनी तर्क है कि हम बाद में सरेंडर कर देंगे। साइंस के अपने तर्क रहे होंगे। अब इसमें कई सारे तर्क हो सकते हैं, कोई कहेगा क्यों करें सरेंडर, वो भी तो गलत कर रहा था। अब ये जो अलग अलग तर्क हैं ये अलग अलग स्टेज को दर्शाते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चोरी कर लेती और जेल भी नहीं जाती, इसका मतलब आप एक अलग स्टेज पे हैं, क्योंकि वो भी तो गलत कर रहा था, टिट फॉर टैट कर दिया हमने। हाँ नहीं सुवांकर ठीक हूं यार मैं। तो अगर हम बात करें यहां पे, ठीक बात है, भयानक घटना है एग्जैक्टली। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो एक चीज आती है, क्या चीज आती है कि जिन लोगों ने, जो अलग अलग एज के लोगों ने अलग अलग तर्क दिया कि भाई इस स्टेज का व्यक्ति ये तर्क देगा, इस स्टेज के व्यक्ति के लिए चोरी गलत नहीं है, दूसरे के लिए सही है। ये 6 स्टेजेस आती हैं निकल करके, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरा मॉरल डेवलपमेंट को समझाने की कोशिश की है ना। तो कहानी यही है कि जैसे 3 सवाल आते हैं कि हाइंस को जो है स्टील नहीं करना चाहिए था ड्रग को, यानी चोरी नहीं करना चाहिए था दवाई को, ऐसा करना मतलब नियमों को तोड़ना है। हाइंस को स्टील कर लेना चाहिए था और एनी प्रिजन सेंटेंस जो है वो अपना लेनी चाहिए थी। हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। ये अलग स्टेज है ना। ये लेवल 1 की बात होगी, 2 की बात होगी, 3 की बात होगी। अब आते हैं हम तीनों लेवल्स पे, चलिए समझते हैं। तो 3 लेवल मॉरलिटी के दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। लेवल, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं, यानी हर एक स्तर पे 2 चरण हैं, है ना, नैतिकता के स्तर। तो स्तर कितने हैं? 3, टोटल लेवल्स 3, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल पूर्व पारंपरिक स्तर 4 से 10 साल हम जनरली मान के चलते हैं, एक आध साल इधर उधर हो जाता है इसमें। तो अगर हम देखते हैं तो ये प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पहले बढ़ेंगे श्रद्धा, परंपराओं से पहले। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, परंपराओं के दौरान, पारंपरिक स्तर। भाई परंपराओं से पहले कैसे? 4 साल के बच्चों को फर्क पड़ता है क्या चोरी क्या सही क्या गलत? नहीं, उसको ज्यादा समझ नहीं है। 10 से 13 में कन्वेंशन जो समाज में चल रहा है वो। पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशन के परे, समाज के परे, उत्तर पारंपरिक, समाज के परे अपनी एक मॉडलिटी होगी 13 एंड अबव में। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, यहाँ पे 2 स्टेज हैं, यहाँ पे 2 स्टेज हैं, यहाँ पे 2 स्टेज हैं। बात सही है? चलिए समझते हैं एक एक करके। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण। अभी लेवल पढ़े हमने, 3 लेवल थे, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं,
यानी टोटल 6 स्टेजेस हो गई। तो अगर आपसे पूछे 3 लेवल्स 6 स्टेजेस, चरण हैं 6, बात सही है। पहला लेवल से शुरू करते हैं, फर्स्ट लेवल सबके निकलेंगे, देखिएगा। अरे ब्रज यार, क्यों रोते रहते हो यार, इधर आ जाओ, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो हैं, कैसी बातें कर रहे हो। वो तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आपको कोई भी छुट्टी ना हो। 5 डेज का ब्रेक हुआ है आपका, टोटल 9 डेज में से 5 डेज तो छुट्टी थी ना, सैटरडे संडे न्यू ईयर्स। हाँ, बीच में कमेंट ना लें, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है हमको। अब हम लेवल 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व पारंपरिक परंपराओं से पहले बच्चे की खुद की मॉरलिटी जीरो होती है, यहाँ उसका खुद का सही गलत कुछ नहीं है। इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट भी कहते हैं इसको, स्वलाभ मानसिकता। पहली स्टेज समझते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, बहुत आसान है, इसको मुश्किल बिल्कुल ना माने। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में क्या है, बच्चा आज्ञा का, ओबीडियंस मतलब ओबीडियंट चाइल्ड है, मतलब आज्ञा मानता है। अगर हम कहते हैं ना एक बच्चा ओबीडियंट है मतलब आज्ञा का पालन करता है, तो आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, यानी आज्ञा का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि दंड से बचना है, दंड से बचना है, तो आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, अभिविन्यास यानी आज्ञा का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि दंड से बचना है। पिटाई होगी इसलिए चोरी नहीं कर रहे हैं, पिटाई होगी इसलिए चॉकलेट नहीं खा रहे हैं, है ना, आज्ञा का पालन कर रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट से बचना है। तो अपनी खुद की मॉरलिटी जीरो होती है व्यक्ति में, खुद का बच्चे का कोई सही गलत नहीं, 4 से 10 वर्ष का उम्र का पूरा लेवल है ये, है ना। तो बच्चे के लिए वो गलत है चीज जिससे पनिशमेंट मिल रही है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है इसका मतलब पनिशमेंट मिल रही है, अगर पुलिस वाले अंकल किसी को टीवी में पीट रहे हैं इसका मतलब उसने कुछ गलत किया होगा, जबकि एक्चुअल में क्या हो सकता है कि वो उस व्यक्ति पे गलत केस लगाया गया हो, पुलिस वाले व्यक्ति की अपनी कुछ आकांक्षाएं हों, कोई और रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो पिटाई होते हुए जिसको दंड मिलते हुए दिख रहा है वो गलत ही किया होगा उसने, तो ये इंटेंशन नहीं देख पाता पीछे की। इसको सिंपल है, अगर दंड मिल रहा है तो कुछ गलत किया होगा, आज्ञा का पालन इसलिए करना है क्योंकि ज्योति दंड से बचना है, यही एकमात्र रीजन है। पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा होमवर्क कर रहा है, कोई भी काम है स्कूल में, लंच खा रहा है क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, अगर नहीं खाया तो टाइम पे स्कूल आता है क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, रेड लाइट जंप आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए नहीं कि समाज में बहुत नियम बना रहे, समझ रहे हो। तो ये है कहानी पहले ही स्टेज की जिसको हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन कहते हैं। दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी व्यक्तिक अभिविन्यास या फिर हम कह सकते हैं स्वलाभ मानसिकता, स्वलाभ मानसिकता या टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं इसको, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, या म्यूचुअल एक्सचेंज, पारस्परिक लेन देन आप कह लो इसको, म्यूचुअल एक्सचेंज। इसमें क्या है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, व्हाट इज दिस, क्या है भाई ये, वो नहीं होता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो आप देखते हैं कि वो जो बगुला होता है और भैंस की पीठ पे बैठा होता है और उसके जो कीड़े हैं वो निकाल रहा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब टिट फॉर टैट रिलेशनशिप, कि मैं मम्मी मेहमान घर में आए हैं बिस्किट नमकीन लेने चला जाऊंगा दुकान पे, बट मुझे भी चाहिए 5 रुपए की चॉकलेट, फिर मेरा क्या फायदा है ये करने में, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक। ठीक, आप मंदिर गए, कोई आपकी चप्पल ले गया, आप किसी और की चप्पल ले आए, जबकि ये कोई टिट फॉर टैट हुआ नहीं क्योंकि आपकी चप्पल कोई और लेके गया था, बट आप तो आपके जीवन में आपके मन में यही चल रहा है कि मुझे किसी से तो बदला लेना है ना, जबकि अलग तरह की मॉडलिटी अलग अलग तरह से काम करेगी, अपना फायदा देखता है व्यक्ति हर चीज में, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, कि मेरे से कोई प्यार से बात करेगा मैं भी उससे प्यार से बात करूंगी, बात खत्म, वो अंदर से क्या है कौन नहीं है, क्योंकि आप कितना झांक के देखेंगे, है ना, कि जैसे मेरा सिंपल है, टिट फॉर टैट का मेरा एक उदाहरण है, मैं लोगों को जज नहीं करती जब तक वो मुझे जज नहीं करते, टिट फॉर टैट है, हालांकि मैं तब भी बहुत ज्यादा जज नहीं करती, मतलब मुझे रीजंस दिख जाते हैं, बट स्टिल
तब तक तो मैं बिल्कुल जज नहीं करूंगी जब तक आपने मुझे जज नहीं किया है, ठीक है। तो ये मजाक की बात है, बट ये टिट फॉर टैट का जो है एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है ना, इसमें थोड़ा सा सच भी है। तो क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मैं बेवजह क्यों अज्यूम करूं, क्यों किसी को जज करूं, सामने वाले की क्या परिस्थिति रही, मैं उस परिस्थिति में होती तो क्या होता, नहीं होता, ये कह देना यहां से बैठ के कि मैं होती तो ये करती, मैं होती तो वो करती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ये कहने में और करने में बहुत अंतर होता है जब आप उस सिचुएशन में होते हैं तो, है ना। और आप पूरी सब कुछ सारे फैक्टर्स देख नहीं सकते, तो इट्स वेरी इजी टू जज समबडी। तो जब तक आपको कोई कह रहा है मुझे तो सब जज करते हैं, तो इग्नोर करो, ऐसे लोगों के पास रहो जो कम जज करें आपको, और आप उन्हें कम जज करो, अपना अपने जीवन पे फोकस करो, ठीक है ना। तो हाँ, ये टिट फॉर टैट ऐसा थोड़ी, ये तो रहता ही है। अब अगर कोई 17 साल का भी व्यक्ति है, 27 साल का भी व्यक्ति है, या 77 साल का भी व्यक्ति है, अब ऐसा थोड़ी कि ये लेवल जरूरी नहीं कि एज से ही रहेगा, कि 4 से 10 में यही रहेगा। व्यक्ति की मॉरलिटी किस लेवल तक डेवलप हुई है उस पर डिपेंड करेगा। अगर 70 साल का व्यक्ति भी इसी स्टेज पे पड़ा हुआ हो सकता है, हर कोई नहीं पहुंच पाता हाईएस्ट स्टेज पे, उम्र से समझदारी नहीं आ जाती अपने आप, समझ रहे हो। तो वो कॉग्निटिव मेच्योरिटी कितनी हुई है उसके हिसाब से फिर आपकी मॉरल रीजनिंग बदलेगी, मॉरल रीजनिंग बदलेगी तो आपका मॉरलिटी का लेवल बदल जाएगा, डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो अगर किसी की कॉग्निटिव मेच्योरिटी नहीं हुई तो कहां से वो यहां तक पहुंच पाएगा। आपको सब बहुत पसंद करें, थैंक यू जेबा। बार्टर सिस्टम टाइप, राइट, कि पहले फेसबुक पे लोग इस तरह की कवर फोटोज लगाते थे कि माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, है ना, टिट फॉर टैट, चलो डील हो गई भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, डील है। टिट फॉर टैट मतलब एग्जाम्पल समझाने के लिए, हालांकि वो बहुत बड़ी मॉरलिटी है, वो एक लेवल पे, वो हाईएस्ट लेवल है मॉरलिटी का, 3rd लेवल है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो इसमें सिंपल, इसके और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा है जो अपना टिफिन खाने को देता है किसी दूसरे बच्चे को एक दिन, और दूसरे दिन वो टीचर जाती है क्लास में तो वो लड़ रहा होता है दूसरे बच्चे से कि तू मुझे अपनी रबड़ नहीं दे रहा, तू मुझे पेंसिल नहीं दे रहा, तूने मुझे इरेजर नहीं दी, मैंने तो तुझे कल देख लंच दिया था, है ना। कि मैम क्या हुआ, 2 बच्चे लड़ रहे हैं कि क्या हुआ भाई क्यों लड़ रहे हो, कि मैम इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, मैंने इसकी पेंसिल तोड़ दी। टिट फॉर टैट, सिंपल, कि एक दिन खाना मैं लाऊंगा, एक दिन खाना तू लाएगा। ये क्या है, टिट फॉर टैट, कि एक दिन ट्रीट मैं दूंगा, मैंने तुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया था, तूने नहीं बुलाया, देख देख देख, टिट फॉर टैट। तो ये बहुत होता है बच्चों में 4 से 10 में। बहुत बढ़िया सरीना। तो ये कहानी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की। एनीवे, लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल है, पारंपरिक स्तर। तो हमने अभी लेवल 1 में क्या सीखा, एक तो आपकी मॉरलिटी डेवलप करेगी आपकी मॉरल रीजनिंग पे, और लेवल 2 में हमने सीखा, लेवल 2 में हमने सीखा, क्या सीखा, सॉरी लेवल 1 में 2 स्टेजेस में, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर हमने सीखा, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर हमने सीखा, क्या सीखा भाई, स्टेज 1 में हमने सीखा कि पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा जो है आज्ञा का पालन करता है, तो डर से बचने के लिए उसकी खुद की मॉरलिटी 0 है इस लेवल पे, पूरे ही लेवल पे, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो आज्ञा का पालन किस लिए हो रहा है, क्योंकि पनिशमेंट, तो रीजन आपको क्वेश्चन में हमेशा दिखेगा कि पनिशमेंट के डर से कोई काम हो रहा है, अपने समाज में एकता बनी रहे, लोग अगर एक व्यक्ति चोरी करेगा सब चोरी करेंगे, ये सब रीजनिंग नहीं होगी, रीजनिंग ये होगी पनिशमेंट मिलेगी इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है व्यक्ति, या बच रहा है, कोई आज्ञा का पालन कर रहा है, क्यों, रेड लाइट जंप नहीं कर रहा क्योंकि पनिशमेंट मिलेगी, चला ना जाएगा। इसलिए नहीं कि अगर मैं रेड लाइट जंप करूंगा तो सब रेड लाइट जंप करेंगे, वो बाद की बात है, वो आगे वाली स्टेज है। स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। अब आता है लेवल 2, लेवल 2 को हम कहते हैं कन्वेंशनल। ये कन्वेंशन से पहले है, समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 मॉरलिटी है खुद की, प्री कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में समाज से बहुत फर्क पड़ता है। कन्वेंशन का मतलब ये जो कन्वेंशंस, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो ये तो ट्रेडिशनल लेवल है, या सोसाइटी की मॉरलिटी सोसाइटी तय करेगी कि सही और गलत क्या होगा। वहां पे भी एक्सटर्नल, वहां पे तो पनिशमेंट तय करेगी, यहाँ पे सोसाइटी तय करेगी, समाज से जो है ड्रिवन है आपकी, आपका सही और गलत, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, 3rd स्टेज, और 4th है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। फटाफट से समझते हैं। 3rd स्टेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी पारस्परिक संबंध, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहते हैं इसको, 3रा स्टेज है। अच्छा लड़का
अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। ठीक है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास की जब हम बात कर रहे हैं, तो भाई अगर मैं A+ ग्रेड लाऊंगा, फर्स्ट आऊंगा क्लास में, तो मेरी मम्मी मेरे पे गर्व महसूस करेंगी, कहेंगी गुड बॉय। तो वो गुड बॉय बनने के लिए, मम्मी से अप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट आएगा क्लास में। तो कुछ लोग जीवन भर वैलिडेशन पे चलते रहते हैं बेचारे, कि मम्मी पापा के लिए मैं एक अच्छा बच्चा हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं, है ना। 5 साल रिलेशनशिप में रह लेंगे, फिर उनको याद आता है हमारी तो जाति अलग है ना। मतलब मैं अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ इस बात से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे कि जब 5 साल आगे पीछे घूम रहे थे एक दूसरे के, फिर 5 साल बाद याद आया हमारी तो कास्ट अलग है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां पे गुड बॉय भी बनना है, या अपना पर्सनल कोई मोटिव भी हो सकता है जो इस बात को कह करके टाला जा रहा हो। तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल गर्ल ओरिएंटेशन है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, अगर मम्मी की पसंद से शादी करूंगा तो मम्मी बहुत खुश रहेंगी, मैं खुश रहूं ना रहूं, बाद में पछताते देखा है मैंने ऐसे लोगों को। ठीक है, कोई कह रहा है पहली लड़की की आईब्रोज नहीं है तो अजीब लग रही है, भाई इन्हीं सब चीजों में दिमाग है, किसकी आईब्रोज है कि नहीं है ना, कौन मेकअप कर रहा है कि नहीं है कर रहा है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे देखोगे तो जाएगा, बट मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया इस बात पे, सोचो, जबकि मैं ये हर बार पढ़ाती हूँ सेम फोटो से। चलो इसको हम कहेंगे आप ऑब्जर्वेंट हैं, आप ध्यान देते हैं, बट हमारा ध्यान वहीं जाता है जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। और सोसाइटी ने ऐसा हमें कंडीशन किया है, स्पेशली फीमेल्स को, कि सारा ध्यान हमारा जो है घूम फिर के मेकअप किया कि नहीं किया, वैक्स कराई कि नहीं कराई, ये हुआ कि नहीं हुआ, है ना, गोरी चमड़ी तो अच्छी, समझ रहे हो। तो अगर हम देखें, हाँ, कि बहुत सारे लोग तो सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि घर वालों से वो वैलिडेशन चाहिए। देखिए कुछ चीजें बुरी नहीं होती, बट अगर आपकी अपनी मॉरलिटी विकसित ही नहीं हुई तब तो ये लेवल ठीक है। आपकी मॉरलिटी विकसित हो गई और आप फिर भी, आपका सही कुछ और है, आपको पता है सही कुछ और है, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हैं जो जिससे आपको गुड बॉय नाइस गर्ल कहा जाए, तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं ना सारी बातें नहीं माननी होती, समझ रहे हो। सारी बात अगर मैं अपनी मम्मी की पसंद से जो है शादी कर लूं आज सारी बात मान के, तो क्या होगा, मुझे पता है मेरे नेचर का, और बाकी चीजों का भी मैं खुद को जानती हूँ, मेरे खुद के वैल्यूज कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कैसे मैं जीवन में खुश रह सकती हूँ, और कैसे मैं किसी और को खुश रख सकती हूँ। मतलब किसी को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सबको अपने अपने आप में खुश रहना आना चाहिए, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो ये वैसा है कि वो मॉरलिटी का अलग स्तर हो गया जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहां अगर मुझे गुड बॉय गुड गर्ल ही कहलाना है कि जी मम्मी, तो फिर बाद में जो है दिक्कतें आएंगी, तो इसका मतलब मैं इसी स्टेज पे फंसी हुई हूं अगर ऐसा मैं करती हूं। तो यहाँ प्रेज के लिए, है ना, प्रेज के लिए बच्चा जो है, या वैलिडेशन के लिए कि फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट आओगे तो ये चॉकलेट मिलेगी, मम्मी तुम पे गौरव महसूस करेंगी, वाओ मेरा ब्रेव बच्चा, है ना। तो जैसे वो शोले में डायलॉग नहीं है, क्या सोचा था कि खुश होगा गब्बर, तो रिपोर्ट कार्ड में आप अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ ठीक है, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, लड़के की भी आईब्रोज नहीं होती तो आपको ऐसा ही लगता, बट मैं तो एक बात पे ध्यान ले जा रही थी आपका, कि कितना ध्यान हमारा जो है लुक्स पे रहता है आधे टाइम, विच इज ट्रू ऑल्सो, मतलब हम बायोलॉजिकली भी शायद कुछ हद तक कंडीशनड हैं उस तरह से। नो मैम, मम्मी को 2 ही पसंद है, एक शादी और दूसरा गवर्नमेंट जॉब, इसलिए दूसरा करना चाहती हूँ। वेरी गुड मनीषा, आपके घर पर आपके रिश्ते की बात चल रही है लगता है। नहीं कुछ नहीं चल रही है सुरभि, मेरी मम्मी अब कहती भी नहीं है, उनको पता है कि कुछ बच्चे क्रांतिकारी होते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ कर लें तो ठीक है, नहीं हमारी मर्जी से कर लिया तो दिक्कत ही होगी, ठीक है ना। एनीवे तो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, जो कि 4th स्टेज है, फटाक से कर लेते हैं, हमारे पास अभी 15 मिनट है, थियरी कंप्लीट हो जाएगी आराम से। 4th है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं हम इसको, कि नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक समाज में एक ऑर्डर है वो बना रहेगा, है ना। कि कोई कहेगा आप कि भाई शादी कर लो, तुम शादी नहीं करोगे सब शादी नहीं करेंगे, फलाना ढिमका, ये वो है ना, वो यहाँ लॉजिक फिट नहीं बैठता, बट ऐसा कहा जा सकता है कि आप रेड लाइट जंप करोगे तो सब, हाँ पूर्वा बिल्कुल सही बात है, तो सब रेड लाइट जंप करेंगे, है ना। जैसे घर में बड़े बच्चों को कह दिया जाता है कि भाई बड़ा बच्चा ही ऐसी हरकतें करेगा तो उसको देख करके फिर बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे, कि आपके आइडियल्स अगर तंबाकू पान मसाला बेच रहे हैं तो आप भी फिर वही सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी
समाज में एक नियम बना रहे, इसके लिए लॉज का और ऑर्डर्स का पालन करना। कि रेड लाइट तोड़ना बुरी बात है, एक व्यक्ति रेड लाइट तोड़ेगा तो सब रेड लाइट तोड़ेंगे, इसलिए नियमों को फॉलो करना चाहिए। रूल्स आर रूल्स, रूल्स समाज की भलाई के लिए बने हैं। रूल्स आर रूल्स, तो रूल्स आर फिक्स्ड भी कह सकते हो आप। रूल्स आर फिक्स्ड इज इन दिस स्टेज, रूल्स आर फिक्स्ड। नियमों को बदला नहीं जा सकता, फाइनल है वो, फुल एंड फाइनल है, आपको नियमों को मानना ही पड़ेगा। हाँ, कोई कह रहा है यहाँ तो ये हो गया, देवांश कह रहे हैं कि आप शादी नहीं करोगे तो कोई नहीं करे। भाई जिसको करनी है कोई रुक के तो दिखाए, कोई नहीं रुकता है किसी से, इतना आसान काम नहीं है, हल्के में ले रहे हो, बहुत रीढ़ की हड्डी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बात हुई। हाँ, तुम किसी की शादी में जाओगे तो वो तुम्हारी शादी में आएगी, टिट फॉर टैट है, वो सेकंड वाली स्टेज है, ठीक है ना। ओह सही है अजय। एनीवे, तो ये बात है। लेवल 3, अब इतनी मॉरलिटी पढ़ा के कहां से कोई समझ में आएगा। पोस्ट कन्वेंशनल, ये लेवल 3 है, इसको कहते हैं उत्तर पारंपरिक। अब जैसे समाज डिसाइड कर रहा था सही और गलत सेकंड लेवल पे, उससे पहले कोई जीरो मॉरलिटी थी, बच्चे की पनिशमेंट डिसाइड करेगी या फायदा क्या मिल रहा है वो डिसाइड करेगा। उत्तर पारंपरिक जो है यहां पे सिंपल है, सिंपल इतना नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि तो हर कोई यहां तक पहुंच भी नहीं पाता, मेंटली इतना मेच्योर हो भी नहीं पाता। सेल्फ, व्यक्ति की स्वयं की मॉरलिटी यहां पे डिसाइड होगी। हाँ तो मत करो, देवांश करे मैं, सही है, बहुत बढ़िया वैष्णवी, बहुत बढ़िया मोनालिसा, यस। चलिए खैर, तो जब हम लेवल 3 की बात कर रहे हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर पारंपरिक, यानी अब परंपराओं के बाहर, बियॉन्ड सोसाइटी, सेल्फ, खुद की मॉरलिटी। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, जैसा कि बाकी हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसको हम हाईएस्ट ही मानते हैं। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए स्टेज 5 में क्या अंतर है, अभी हम पढ़ रहे थे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, जो कि 4th स्टेज है, जिसमें हम कह रहे थे कि समाज में एक ऑर्डर बना रहे हैं, इसलिए नियमों का पालन करना है, रूल्स आर फिक्स्ड। बट ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स हैं, कि ठीक है समाज का एक कॉन्ट्रैक्ट है, बट इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं, है ना, इंडिविजुअल के अपने राइट्स हैं। इसी के तहत फिर आप देखते हैं कि अभी जो वो कौन, कुलदीप सिंह सेंगर और समथिंग नाम था ना, ये जो व्यक्ति था जिसको कौन सा उन्नाव केस में वो मिली थी बेल, अभी मिल गई थी, तो लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना वेव चली कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस चीज को बिल्कुल, हाँ मुसर्रत, इसी चक्कर में बहुत लोग बेचारे परेशान रहते हैं। एग्जैक्टली आकांक्षा, तो अगर हम देखें तो वो बेल वापस हो गई, या ऐसा होता है जो किसान आंदोलन हुआ था, तो ये या अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था कि ये हमारी मांगे पूरी करो, एसएससी में प्रोटेस्ट हुआ था। तो कई बार प्रोटेस्ट से चीजें बदलती हैं, कई बार नहीं बदलती हैं, बट प्रोटेस्ट क्यों करते हैं लोग, प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ठीक है समाज के अपने नियम होंगे, वो हमको मानने चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल के भी तो अपने राइट्स हैं, व्यक्ति के भी तो अपने अधिकार हैं, उनको भी तो ध्यान में रखना है हमें, ठीक है ना। हाँ सबीर, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो नियमों को बदला जा सकता है क्योंकि वो समाज के लिए बने हैं, और समाज की भलाई नहीं अगर हो रही उससे नियमों से, तो फिर उनको बदल देना चाहिए। तो इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं, ठीक है, नियम समाज के लिए बने लेकिन इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो व्यक्ति के भी अपने अधिकार हैं, और समाज के बेशक अपने एक नियम होंगे। तो अगर बड़े लेवल पे कुछ गलत हो रहा है समाज में, तो उसको बदलने के लिए सबको साथ में आना चाहिए। और जैसे रिश्वत है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति ना ले, लोग लेते होंगे। मैं उन्नाव से ही हूँ, दीपिका कह रही हैं, बहुत बढ़िया जी। कितना डरावनी, कितनी वहशी बने की बातें हैं, मतलब कितना खराब लगता है देख करके ये सब चीजें, और लगना ही चाहिए, मतलब हीनियस क्राइम्स में आप बेल दे रहे हो, बताओ। एनीवे, स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। आजकल माहौल ऐसा, ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये सार्वभौमिक अधिकार हैं, यानी ये 6th लेवल है कि व्यक्ति अपनी जान पे खेल जाएगा एक बड़ी पॉपुलेशन या एक बड़े समाज के सही हित के लिए। तो जो आंदोलनकारी रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो भगत सिंह हो, है ना, ये सब लोग इसी लेवल पे रहे कि उनकी अपनी मॉरलिटी है। समाज में तो नियम ये चल रहे थे, जो सरकार कह रही है, ब्रिटिश सरकार, वो करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें पता है कि क्या सही है, ठीक है ना, सुना।
तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये खुद की मॉरलिटी है। तो ये जो लेवल है, थर्ड लेवल, यहाँ व्यक्ति की खुद की मॉरलिटी है कि एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि यार मैं भ्रष्ट सरकार को जो है इनकम टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, वो करते हैं, करप्शन करते हैं, तो मैं करप्ट गवर्नमेंट को वो नहीं करता सपोर्ट। आप देखते हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई लगाने का जो पूरा प्रावधान है, वो यहीं से तो आया है कि भाई इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं, आप दो उनको मौका। हाँ देवांश, ठीक है, तो ये हुआ आपका लास्ट स्टेज। बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है? आलोचना से एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है यहाँ पे, आलोचना इस थियोरी की। जैसे वाइगॉत्स्की की आलोचना क्या है कि उन्होंने बायोलॉजी को, जैविकता को, जेनेटिक्स को उतना महत्व नहीं दिया, हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं दिया। पियाजे की आलोचना क्या है कि उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों को कम आंका है, कई चीजें बच्चे पहले ही सीख जाते हैं, जो वो कह रहे हैं कि नहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाके सीखेंगे, वो प्री ऑपरेशनल में सीख जाते हैं। दूसरा, उनको कहा जाता है कि उन्होंने कल्चर को, समाज को उतना महत्व नहीं दिया, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, हाँ नजमा, तो ऐसे ही इनकी भी आलोचना है। इनकी आलोचना, इनकी ही एक स्टूडेंट थी हैम, बेसिकली कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन, तो गिलिगन ने इनकी आलोचना की। एक तो इस थियरी को जेंडर बायस बताया कि जितने भी सैंपल्स थे ये थियरी बनाते समय, तो सिर्फ पुरुषों को ही शामिल किया गया। महिलाओं की मॉरलिटी अलग हो सकती है, वो अलग तरह से सोच सकती हैं, महिलाओं का सैंपल ही नहीं था। मतलब जो जब ये थियरी बन रही थी, जो डिस्कशन में शामिल थे, जो कि ये कहते हैं कि जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है वो डिस्कशन के माध्यम से होता है, उसमें सिर्फ पुरुष ही थे, महिलाएं थी ही नहीं। नहीं निशी, हर सेक्शन का नहीं होता। तो अगर हम देखें, हाँ, अगर हाइंस ये कहता है कि अनफेयर हो रहा था और मैंने चोरी कर ली तो क्या बात है, तो और अगर वो ये भी कहता है कि नहीं मुझे जो है सरेंडर कर देना चाहिए, तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस का मामला है, हाईएस्ट लेवल हो जाएगा फिर वो, मतलब लेवल 3 में चला जाएगा। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, एक तो इस पे विवाद है कि सभी संस्कृतियों में लागू नहीं होती, कि यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, बदलती तो नहीं है दुनिया में सब जगह सेम ही मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज, या कोई भी व्यक्ति जो स्टेज दे रहा है इंडिया के लिए अलग नहीं बनाएगा, यूरोप के लिए अलग नहीं बनाएगा, जर्मनी, चलो वहीं हो गया, उधर अमेरिका के लिए अलग नहीं बनाएगा, सब के लिए सेम है स्टेजेस। तो ऐसे ही यहाँ पे सभी संस्कृतियों पे लागू, तो ये सबके लिए सेम तो है कि सारी दुनिया में सेम स्टेजेस हैं, बट हर एक कल्चर में सही और गलत कई बार डिफरेंट होता है, सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती, सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, आलोचना है कि भाई कल्चर को तो ध्यान में रखा नहीं इन्होंने। इंडियन कल्चर में, जैसे बाहर के देशों में लोग 18 साल के बाद अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं, माँ बाप आते हैं परमिशन लेके, बात करके, पूछ के कि भाई हम तुम्हारे घर आ जाएं क्या। बच्चों के यहाँ माँ बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, नॉर्मल है, अलग रहते हैं, नॉर्मल है, ये बहुत कॉमन नहीं है वहाँ के माँ बाप के साथ रहा जाए। हमारे यहाँ माँ बाप से अलग हो जाओ अगर बिना किसी बहुत बड़े रीजन की, तो बहुत गलत बात हो जाती है। माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ना काफी गलत बात है। अब गांव में आप देखेंगे या भारत में अगर आप देखेंगे, तो हो सकता है कोई व्यक्ति पेरेंट्स को इसलिए ओल्ड एज होम ना छोड़ करके आ रहा हो क्योंकि समाज गलत समझेगा, उसका खुद का मन नहीं है। वो किसी और कल्चर में होता तो वो फटाक से कर देता है ये चीज, बस सोसाइटी को दिखाने के लिए वो माँ बाप को रोटी दे रहा है एक तरह से, कोई खुद की उसकी अपनी मॉरलिटी है नहीं। तो ये क्या है, ये सारे कल्चर में कई बार सही और गलत लोग करते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की मॉरलिटी वो होती है। तो सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होती, अलग अलग संस्कृति में सही और गलत, जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर है हमारे यहाँ, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज में सही गलत अलग होगा, हमारे यहाँ अलग होगा। तो ये सही और गलत जो है अलग अलग होगा कल्चर पे, जिसमें यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं ये, यानी इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, परिकल्पनात्मक हैं, कि हमने हाइपोथेसिस की है, हमने इमेजिन किया है, हमने तर्क लगाने की कोशिश की है, कुछ लॉजिक के बेस पे, लोगों के तर्क के बेस पे। बट कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति को जवाब देना होता है हाइपोथेटिकली, कि मैंने जैसे आपसे पूछा शुरुआत में कि आप होते तो क्या करते, तो कोई कहेगा मैं तो जेल चली जाती जी ये चोरी करके, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, फिर सब चोरी करने लग जाएंगे समाज में मुझे देख करके, फोर्थ स्टेज है ना। तो अब ये क्या है, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक्चुअल में अगर आप हो उस सिचुएशन में, तो हो सकता है आप जेल ना जाएं, आप कहें मैं क्यों जाऊं। तो जब बात बनाने के लिए आपसे पूछा गया तो आपने अलग कह दिया जवाब, जब एक्चुअल में सिचुएशन आई तो अलग कह दिया। दहेज लेना बुरी बात है सब कहते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में, कितने केसेस आपको मिल जाएंगे जो दहेज ले रहे हैं या फिर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं।
तो कहनी और कथनी में बहुत अंतर हो जाता है। जो एक्चुअल में एक्शंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हो सकता है कोई व्यक्ति कहे अरे कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, क्या कभी मुझे धोखा दोगी? मूवीज में देखते हो ना, वो कहे कभी नहीं, जीते जी तो नहीं, खुद से ज्यादा। पता चलता है यही व्यक्ति जो है चीट कर रहा था या कर रही थी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब इमेजिनरी जब सिचुएशन आए तो रीजन कुछ और दे दो, तर्क कुछ और दे दो, एक्चुअल में कुछ और करो जब सिचुएशन आए। तो ऐसा हो सकता है कि इस डिस्कशन में मॉरलिटी की थियरी के समय पे जो कहा लोगों ने वो ना करें, वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल है यानी इमेजिनरी सिचुएशन है। बायस्ड सैंपल्स, जेंडर बायस तो ये थियरी है, इस पे इल्जाम लगता ही रहता है कि लैंगिक पक्षपात है इस थियरी में महिलाओं के पर्सपेक्टिव को, कि आपके घर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है और सिर्फ पिताजी लेते हैं सारे डिसीजन, मम्मी का कुछ सही नहीं है, तो जेंडर बायस हो गया ना वो डिसीजन। दोनों पहलुओं को लेकर के चलना था, तो ये एक बात है, ठीक है। और जेंडर बायस है, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की जो मॉरलिटी है उनके सही गलत में केयर भी शामिल होती है। पुरुषों की मॉरलिटी में कई बार वो ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं या लॉजिकल साइड उनकी कई बार ज्यादा सामने आ जाती है। तो ये जेंडर बायस है कुल मिलाकर के, तो महिलाओं के परिपेक्ष को, कि महिलाओं के लिए सही गलत हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक। तो ये इसके 3 मुख्य क्रिटिसिज्म है, आलोचनाएं हैं जो हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। अब एक सवाल कर लो फटाफट से, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? यानी कौन सी उम्र है वो जहां बच्चों का जो तर्क है वो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, कि एथिक्स ऑफ लॉ, जो कानून चल रहा है समाज में उसके इर्द गिर्द जो लॉज हैं, और लॉज कहाँ है, समाज का पार्ट है। देखिए हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस मॉरलिटी की बात पियाजे ने अपनी थियरी में की है। पियाजे की थियरी हम पढ़ते नहीं क्योंकि जनरली पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे आपको ये समझ आ जाएगा। हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस मॉरलिटी, हेट्रोनॉमस है कि जब बाहर से एक्सटर्नली माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं सही गलत क्या है, समाज डिसाइड कर रहा है। ऑटोनॉमस है जब बच्चा खुद से अपने डिसीजंस लेने लगे सही और गलत की। यही 2 स्टेजेस की बात मुख्य रूप से पियाजे ने की है, इसमें और भी कई लोग स्टेजेस डाल देते हैं बट यही मुख्य है। तो ये आपको पता है ये कन्वेंशनल है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, कन्वेंशनल मॉरलिटी, यानी पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मॉरलिटी। क्योंकि आपका जो सही और गलत का तर्क है वो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा है, और कानून कहाँ होता है, समाज में। तो कन्वेंशनल लेवल है कि लॉ को फॉलो करो, क्योंकि समाज में फिर चीजें जो है वो बिखर सकती हैं। तो ये एक बात हुई। एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए। इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। अब 3 स्टेजेस की बात हो गई इसमें, या 3 लेवल्स की। इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत में, चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज, कि भाई इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर डांट पड़ेगी तो ये काम गलत है, नहीं पड़ेगी तो सही है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स के, इसका परिणाम क्या होगा, टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड। जैसे कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया या ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देखते हैं वहां क्राइम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लॉज इतने सख्त हैं, कॉन्सिक्वेंस इतना भारी होगा कि आप बच के छूट नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स टू डिटरमिन वेदर दे आर गुड और बैड, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उस बात पे सही और गलत निर्भर करेगा। अगर चोरी करने पे कोई सजा नहीं मिलती तो चोरी करना ठीक बात हो गई, सजा मिलेगी तो नहीं करोगे। टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल, तो पहले तो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड था, बाद में आप समझते हैं कि नियमों को बदला जा सकता है और नियम समाज के लिए बने हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लचीले हैं, तो मॉरलिटी डेवलप हो रही है। बात तो सही है, ऐसा ही होता है इस थियरी में। रीजन क्या है इसका? लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिवली हो रहा है, हर स्टेज में आप देख रहे हैं लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेसिव है, जो कि बात सही है, ये बात भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वो कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हर एक स्टेज में बेहतर हो रहा है। प्रोग्रेस का मतलब प्रोग्रेस कर रहा है प्रोग्रेसिव का, यानी कॉम्प्लेक्स जा रहा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और ऐसा होता है कि शुरुआत में कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होती है मॉरलिटी के बाहरी चीज़ों पे, कि डांट पड़ेगी कि नहीं, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी है, लॉज को बदला जा सकता है जरूरत पड़ने पे, ये भी हम कह सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल पहुंच जाते हैं फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। जो आपका सही गलत है वो डिसीजन लेने में क्या शामिल होता है, तो आपकी मॉरल रीजनिंग शामिल होती है। आप फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में तो उसको डिलेमा कहते हैं। ये बेसिक सी बातें, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। और अब जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगी यार 10 बजे ले लूँ किसी तरह से क्लास आज, ठीक। वाइगॉट्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी।
आपको सिंपल ध्यान रखना है, पहले लेवल में जो है बच्चे की खुद की मॉरलिटी नहीं है, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहा है। दूसरा जो स्टेज है वो है टिट फॉर टैट का, मेरा क्या फायदा किस चीज में। जो दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, उसमें जो तीसरी स्टेज है वो गुड बाय नाइस गर्ल है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर को सख्त रूप से फॉलो किया जाएगा, नियम लॉज आर फिक्स्ड, एक व्यक्ति तोड़ेगा नियम तो सब तोड़ने लग जाएंगे, इसलिए लॉज फिक्स हैं। जो हाईएस्ट लेवल है कन्वेंशनल लेवल, अब यहाँ पे सोसाइटी से परे चले गए आप, सेल्फ की मॉरलिटी है खुद की। तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स हैं कि समाज में ठीक है एक नियम बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, बट इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, तो अगर कुछ गलत होता दिखेगा तो सब मिलके कलेक्टिवली समाज में धरना कर सकते हैं। जो हाईएस्ट मॉरलिटी का लेवल है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली जो स्टेज है, जो सिक्स्थ स्टेज है। बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति पूरी, अगर एक लार्जर गुड के लिए अपने जीवन तक, मतलब वो झुकेगा नहीं। फिफ्थ स्टेज में बड़ी पॉपुलेशन की बात हो रही थी, यहां इंडिविजुअल लड़ जाएगा अकेले अगर जरूरत पड़े तो, लोग साथ नहीं आ रहे तब भी, जैसे दशरथ मांझी। तो वो सिक्स्थ स्टेज का ही उदाहरण है एक तरह से। ठीक है, तबीयत ठीक है भाई, ओवर एग्जॉस्टेड हूँ थोड़ा सा, या कह सकते हो कि एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छे से चल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब किसी का कोई और मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही है कि बच्चों को डिस्कशन करके जो है मॉरलिटी के सिर्फ नियम बताने से वो मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा उनका। उनको चर्चाओं में शामिल करो, उनको डिस्कशन में शामिल करो, उनकी रीजनिंग देखो आप कैसे विकसित हो रही है ना। सिर्फ एग्जाम्पल देने से बात नहीं बनेगी, उनको डिस्कशन में शामिल करो, उससे मॉरल डेवलपमेंट होगा। बहुत बड़े विनोद, कहाँ से है? सी टेट का सिलेबस हो जाएगा 25 तारीख तक खत्म, उससे पहले हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 25 तक मान के चलो।